तो क्या एक रियल एस्टेट डील दुनिया के सबसे मजबूत मिलिट्री अलायंस को तोड़ सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? आज हम एक ऐसे ही संकट को देखने वाले हैं जिसने नेटो को बिल्कुल टूटने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। ये कहानी शुरू होती है 2026 की शुरुआत में, एक अमेरिकी राष्ट्रपति के इस कह सकते हैं बहुत ही असाधारण संदेश से। इसी एक मैसेज ने एक ऐसे जियोपॉलिटिकल संकट को जन्म दिया जिसने दशकों पुराने गठबंधनों को ही खतरे में डाल दिया। तो चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। अब देखिए, ये संकट कोई रातों रात तो पैदा नहीं हुआ था। इसकी जड़ें एक ऐसे आइडिया में थीं जिसे एक जमाने में बेतुका कहकर खारिज कर दिया गया था, पर बाद में वही एक बहुत बड़ा खतरा बन गया। तो जो बात 2019 में बस एक रियल एस्टेट प्रस्ताव के तौर पर शुरू हुई थी, जिसे बेतुका कहकर खारिज कर दिया गया था, वही 2024 के चुनाव के बाद अचानक फिर से सुलग उठी। और ये धमकियां सिर्फ जुबानी नहीं थी, बल्कि जमीन पर भी एक्शन में बदल रही थी। और ये दबाव सिर्फ डिप्लोमैटिक ही नहीं था। डेनमार्क ने तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर ग्रीनलैंड के अंदर सीक्रेट मार्केटिंग और इन्फ्लुएंस कैंपेन चलाने का आरोप लगा दिया। मतलब कथित तौर पर वहां के लोकल लोगों में अमेरिका के लिए सपोर्ट बनाने के लिए पैसे तक बांटे जा रहे थे। इसके जवाब में डेनमार्क, जो नेटो का एक फाउंडिंग मेंबर है, उसने एक बहुत ही चौंकाने वाला कदम उठाया। उसने अपने सबसे पुराने सहयोगी अमेरिका को ही एक संभावित खतरे के तौर पर देखना शुरू कर दिया और अपनी आर्कटिक सुरक्षा को मजबूत करने में जुट गया। सोचिए, गठबंधन के इतिहास में ये एक ऐसा मोड़ था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 2026 की शुरुआत आते आते ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं रह गया था। अब बात सीधी सीधी आर्थिक और सैन्य टकरावों की धमकियों तक आ पहुंची थी। एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने इरादे छिपाने की कोई कोशिश भी नहीं की। टॉप लेवल के अधिकारी सोशल मीडिया पर खुलेआम इस तरह के पोस्ट कर रहे थे। ये कोई ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी नहीं थी, बल्कि ताकत का एक खुला प्रदर्शन था। राष्ट्रपति ने दुनिया को देखने का एक ऐसा नजरिया सामने रखा जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून या संधियों की कोई जगह नहीं थी, बल्कि सिर्फ राष्ट्रीय शक्ति ही सबसे बड़ा फैक्टर थी। ये बयान दुनिया भर के सहयोगियों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। इसके बाद तो ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन पर 25% का इंपोर्ट टैरिफ लगाने की धमकी दे दी जब तक कि डेनमार्क ग्रीनलैंड को सौंप नहीं देता। इसने एक बहुत बड़े ट्रेड वॉर की नींव रख दी, जिसका असर पूरे अटलांटिक में महसूस किया जाना तय था। तो अब दांव बहुत ऊंचे लग चुके थे। ये सिर्फ जमीन के एक टुकड़े का सवाल नहीं था, बल्कि 75 साल पुराने पश्चिमी सुरक्षा गठबंधन के भविष्य का सवाल बन गया था। इस तरह के अल्टीमेटम का सामना करते हुए डेनमार्क और उसके सहयोगी चुप नहीं बैठे। उन्होंने मिलकर एक जवाबी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। यूरोप के सहयोगियों ने सिर्फ बयानबाजी नहीं की, उन्होंने सच में ग्रीनलैंड में अपनी सेनाएं भेज दी। इससे जमीन पर एक ट्रिप वायर फोर्स तैयार हो गई। ये एक साफ संकेत था कि अगर अमेरिका ने बल का इस्तेमाल किया तो उसे दूसरे नाटो सदस्यों का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में ये प्लान बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं था। YouGov के एक पोल से पता चला कि ज्यादातर लोग सैन्य कार्रवाई के खिलाफ थे, जिससे ये साफ हो गया कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास अपने ही देश में सपोर्ट की कमी थी। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों ने भी अपनी आवाज बुलंद की। बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हुए, जिन्होंने संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी में किसी भी तरह के बदलाव को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ये जमीनी स्तर पर एक बहुत शक्तिशाली मैसेज था। इस संकट के वजह से वॉशिंगटन में एक ऐसी चीज हुई जो बहुत कम देखने को मिलती है। दोनों पार्टियां एक साथ आ गईं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों के नेताओं ने एक होकर अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन की एक नाटो सहयोगी के खिलाफ धमकियों की निंदा की। तो ये जो टकराव था वो दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपने चरम पर पहुंच गया और पूरी दुनिया की नजरें वहीं पर थीं। कई दिनों के तनाव के बाद ट्रंप ने अचानक यू टर्न ले लिया। उन्होंने ऐलान किया कि नेटो महासचिव के साथ एक समझौता हो गया है। एक पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे संकट टल गया है। लेकिन डेनिश और ग्रीनलैंड के अधिकारियों ने तुरंत इस सौदे को खारिज कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि संप्रभुता को लेकर कोई डील नहीं हुई है। इससे पूरा मामला और भी ज्यादा उलझ गया। जल्द ही ये साफ हो गया कि ये जो तथाकथित डील थी वो कोई नया समझौता था ही नहीं। ये तो बस यूरोप के मजबूत विरोध का सामना करने के बाद तनाव कम करने और चेहरा बचाने का एक तरीका था। असल में कुछ भी नहीं बदला था। हालांकि उस वक्त का संकट तो खत्म हो गया था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने दुनिया में अमेरिका की भूमिका पर ही कई बुनियादी सवाल खड़े कर दिए।
एक्सपर्ट्स ने अमेरिका के इन एक्शंस को, मतलब इन्फ्लुएंस कैंपेन से लेकर आर्थिक धमकियों तक, हाइब्रिड वॉरफेयर का एक रूप बताया। ये एक ऐसी रणनीति है जो आमतौर पर दुश्मन देश इस्तेमाल करते हैं, न कि सहयोगी। इस घटना ने एक सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर अमेरिका पर भरोसे को बुरी तरह से कमजोर कर दिया। नतीजा ये हुआ कि यूरोपीय नेताओं ने अपनी खुद की डिफेंस क्षमताएं विकसित करने के प्रयासों को और भी तेज कर दिया। तो कुल मिलाकर ट्रंप का ये दांव कोई जमीन हासिल करने में तो नाकाम रहा, लेकिन इसने पश्चिमी गठबंधन में दरार डालने में जरूर सफलता हासिल कर ली। एक ऐसा लक्ष्य जो अमेरिका के जियोपॉलिटिकल दुश्मनों का लंबे समय से रहा है। ये पूरा एपिसोड हमें अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों के भविष्य के बारे में एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या भरोसा एक बार टूट जाने के बाद फिर से पहले जैसा हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में दुनिया भर के नेता खोजते रहेंगे।